दोस्तों, खामोशी की वो रात ना जाने मेरे साथ कौन सा ऐसा इतिहास बनाने वाली थी कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सूखे पत्तों को कुचलते हुए उस सड़क के ऊपर आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। और उसकी वजह ये थी कि रात में छाया हुआ अंधेरा जिसके बीच में सन्नाटे ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज अपनी मौसी के यहाँ आया हुआ था और अपनी मासी के यहाँ पर आने के बाद रात को मैं चिकन खाने के चक्कर में बाजार चला गया था। और बाजार से आते आते बीच रास्ते में मेरी बाइक ने मुझे इस तरह से धोखा दे दिया कि अब मैं पैदल इस सड़क के ऊपर चलता जा रहा था। हालांकि मैंने अपनी मौसी को ये बता दिया था कि मैं बाजार में किसी काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी मौसी को ये नहीं बताया कि मेरी बाइक खराब हो गई है और अब मैं पैदल पैदल ही रास्ते पर चल रहा हूँ। क्योंकि वो इलाका सुनसान होने के साथ साथ वो इतना ज़्यादा अजीब था कि यहाँ फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आता था। ऊपर से लोगों का ये भी मानना था कि इस रास्ते पर रात को तो लोग कम ही सफ़र तय करते हैं, पर मुझे नहीं मालूम इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन दोस्तों, लोगों का कहना था कि ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अभी मैं पैदल पैदल अपने कदम पटकते हुए थोड़ा आगे ही बढ़ रहा था कि पता नहीं भगवान ने किस अजूबे को उस रोड पर भेजा कि वो बाइक लेकर मेरे बगल में पहुंच गया। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये थी कि उसने मेरे बगल में लाकर बाइक को रोक दिया, जैसे कि उसे मालूम हो कि मुझे लिफ्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अब तक मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी उमड़ गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि फाइनली अब मैं बहुत ही जल्दी अपनी मौसी के घर पहुंच जाऊंगा। मैंने अपनी बाइक को तो एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं उसे कोई उठाकर न ले जाए। लेकिन इतनी रात को वहां पर रुकना मेरे लिए सही भी नहीं था। ऐसे में मुझे वहां से जल्दी निकलकर अपने घर पर ही जाना था। मैंने यही बात उस बाइक वाले को बताई तो वो बाइक वाला बिना कुछ बोले मुझे बैठने का इशारा करने लगा। फिर मैं तुरंत ही उसकी बाइक पर सवार हो गया और उसकी बाइक पर सवार होने के बाद मुझे यही डर था कि कहीं ये बंदा मुझे किसी गलत जगह पर ना ले जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह के रास्तों पर चोर या डाकू मिल जाते हैं। लेकिन उस आदमी का नेचर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो आदमी बिल्कुल सही है। फिर थोड़ी देर तक बाइक चलाने के बाद उस आदमी ने मुझे एकदम से बोला, वैसे तुमने बताया नहीं कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। इस पर मैंने उस आदमी को बोला, वो अरे भाई साहब, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी ना, इसीलिए मैं पैदल ही गाँव की तरफ चल पड़ा। वैसे वो गाँव मेरा नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरी मौसी रहती है और मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है, वरना आज मेरी मौसी की डांट बहुत भारी पड़ने वाली है मुझ पर। इतना कहकर मैं हल्का हल्का हंसने लगा और तभी उसने ब्रेक लगा दिया। मुझे नहीं मालूम कि उसने ब्रेक क्यों लगाया, लेकिन उस आदमी ने एकदम से बोला, अपनी आंख बंद कर लो। उस आदमी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया और अपनी आंख बंद करने की बजाय उस आदमी के सामने सवाल उठाने लगा। लेकिन मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? इस पर उस आदमी ने बोला, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो, वरना वो सामने जो दिख रहा है ना, 1 मिनट के अंदर तुम्हें ख़त्म कर देगा। फिर जैसे मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला राक्षस जैसा कुछ प्राणी था, जिसके दांत बहुत ही लंबे लंबे थे और उसकी हाइट एक इंसान से 2 गुना ज़्यादा थी। उसके हाथों के नाखून काफ़ी लंबे थे। दोस्तों, सच कहूँ तो वो हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ऐसे में मैंने तुरंत ही अपनी आंखों के सामने अपने हाथ दे लिए ताकि मैं उसे देख ना सकूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। अगर मैं पैदल चलता तो इस आदमी के साथ इस जगह पर नहीं फंसता। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस आदमी ने बोला, तुम अब अपनी आँख खोल सकते हो। जब मैंने अपनी आँख खोलकर इधर उधर देखा तो वो जगह एकदम साफ हो चुकी थी। सड़क एकदम सपाट पड़ी दिखाई पड़ रही थी। सड़क के ऊपर सूखे पत्ते अभी भी थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अभी वहाँ पर मुझे वो भयानक सा शैतान नजर नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो उस तरह का शैतान मैंने केवल फिल्म में ही देखा था, लेकिन आज जब मैंने उसे रियल लाइफ में देखा तो मेरी जिंदगी तबाही हो गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि अब मैं खतरे से बाहर था। तभी मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब, क्या अभी भी हमारे सामने कोई इस तरह की मुसीबत आएगी? तो उस आदमी ने बोला, मुझे नहीं मालूम कि अब कौन सी मुसीबत हमारे सामने आएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता देता हूँ कि ये रास्ता तब तक खतरों से भरा रहेगा
जब तक तुम्हारा गांव नहीं आ जाता। यानी कि उस आदमी के कहने का मतलब साफ था कि जब तक हम इस रोड पर सफर तय करेंगे तब तक हमें अपने सामने कुछ इसी तरह के दृश्य नजर आते रहेंगे। लेकिन अब मुझे आने वाले खतरे से पहले ही डर लगने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। जिस तरह से मैं डरा हुआ था उस हिसाब से आने वाला खतरा मेरी जान ले सकता था। फिर मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब क्या बाइक को मैं चला सकता हूँ? तभी उस आदमी ने बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं है? तुम्हें पता भी है मैं इस रास्ते पर हर दिन सफ़र तय करता हूँ और हर बार इन खतरों से खेलता रहता हूँ। तुम तो आज पहली बार मेरे साथ बैठे हो। अगर तुम्हें मौत को बुलावा देना है तो तुम पैदल भी जा सकते हो। कहीं ना कहीं उस आदमी का कहने का मतलब यही था कि अगर मैं उस आदमी को छोड़कर यहाँ से अकेला सफ़र तय करने की कोशिश करूँगा तो शायद मैं पक्का बुरी तरह से फंस जाऊँगा। और जिस तरह से उस आदमी का अनुभव था उस हिसाब से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उस आदमी के साथ सफ़र करना ही मेरे लिए काफ़ी सही होगा। फिर ऐसे में मैंने उस आदमी से बोला, तो फिर भाई साहब अब थोड़ा तेज़ तेज़ बाइक को चलाइए ताकि आने वाला खतरा थोड़ा जल्दी टल सके। मेरी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और बाइक को आगे बढ़ाने लगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मैं किस तरह का रिएक्शन दूं, क्योंकि आने वाली तबाही तो इतनी भयानक होने वाली थी कि कोई अपने सपने में भी उसके बारे में नहीं सोच सकता। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर कौन सी बला मेरा इंतज़ार कर रही होगी। बस थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों वो बाइक झटका खाने लगी। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मेरी बाइक झटका खाकर बंद हुई थी बिल्कुल उसी तरह से ये बाइक भी अब झटका खाकर एकदम से बंद पड़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पर पता नहीं उस आदमी ने ऐसा कौन सा इलाज किया कि उसकी बाइक बंद होते होते फिर से स्टार्ट हो गई। शायद यही कला मेरी समझ से परे थी, वरना अब तक मैं भी अपनी बाइक के साथ होता। और अब मैं फिर से अपनी सांसों को संभाल रहा था। मेरे हाथ पर बुरी तरह से थर-थर कँप-कँपा गए थे और अब मैं इंतज़ार कर रहा था आने वाले खतरे का, क्योंकि बहुत ही जल्दी रफ्तार से चल रही ये बाइक किसी तूफान से टकराने वाली थी। क्योंकि इस सड़क के ऊपर कोई तूफान ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाइक अपनी पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर भागी रही थी और उसी के साथ मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था कि कहीं बाइक डिसकंट्रोल होकर बगल में ना गिर जाए। डर के मारे मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। मैं बस अपने कांपते हुए शरीर के साथ इधर उधर देखे जा रहा था। तभी उस आदमी ने बोला, वो देखो सामने की ओर। फिर जैसे उसने सामने की ओर देखने का इशारा किया तो सामने की तरफ देखकर मेरी सांसें फिर से ऊपर नीचे होने लगी। पर इस बार का दृश्य पहले वाले से भी बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। मैं देख सकता था कि वहाँ सर कटे हुए 3-4 लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने पूरी की पूरी सड़क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। ऊपर से मुझे अब इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि जिस तरह से थोड़ी देर पहले बाइक ने झटका खाने शुरू किए थे, अगर बाइक फिर से दोबारा झटका खाना शुरू कर दे तो फिर हम दोनों यहीं बीच रास्ते में अटक जाएंगे और इन लोगों का शिकार बन जाएंगे। दोस्तों, डर से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उस आदमी को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो अभी भी बस अपनी बाइक को आगे भगाया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल आदमी इस तरह बिना खौफ खाए ड्राइविंग कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो बहुत ही रिलैक्स होकर बाइक चला रहा था, जैसे कि ये सब उसके परम मित्र हो। फिर इसी बीच मैंने उस आदमी की तरफ देखते बोला, भाई साहब आप इतना रिलैक्स होकर इन हैवानों के बीच में बाइक कैसे चला लेते हैं? मेरी बात सुनकर वो आदमी एक बार के लिए हंसा और फिर उसने बोला, ये बहुत ही लंबी कहानी है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे इन मुसीबत से तो पेश आने दो। उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भरी। फिर उस आदमी ने उन सरकटे लोगों के बगल से अपनी बाइक को निकाल दिया। उसकी ड्राइविंग सच में बहुत ही तगड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बंदा पहले से काफ़ी अच्छी राइडिंग जानता है, लेकिन अभी तो खतरों का खेल शुरू हुआ था जो दहशत से भरा हुआ था। वो मेरा और उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अभी पीछे मुड़कर देखने के फिराक में था कि तभी उस आदमी ने मुझे एकदम से बोला, अगर तुमने गलती से भी पीछे पलट कर देख लिया तो फिर उसका अंजाम बहुत भयानक होगा, इसलिए गलती से पीछे मुड़कर मत देख लेना। यहाँ तक कि बाइक के कांच में भी ये मत देख लेना कि पीछे की ओर तुम्हें क्या नज़र आता है, क्योंकि वो काली ताकत अक्सर यही चाहती है कि तुम पीछे मुड़कर देखो। फिर उसके बाद वो तुम्हारा पीछा करने लग जाएंगी
उसकी बात सुनकर मैंने अपना ध्यान बिल्कुल सड़क के ऊपर केंद्रित किया और उन सूखे पत्तों की तरफ देखने लगा जो सड़क के ऊपर आकर बाइक के नीचे दबते जा रहे थे। उनकी आवाज़ से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। फिर थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उस आदमी ने बाइक की रफ्तार को कम कर दिया। अभी तक हमने दो बहुत ही भयानक और डरावने पड़ाव पार किए थे, लेकिन इस आदमी ने अब मुझे बताया कि अब जो हमारे साथ होगा वो किसी मौत के मंजर से कम नहीं होगा। शायद इस मुसीबत से पेश आना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो, इसलिए बेहतर होगा कि जितना हो सके तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं चाहता तो उस वक्त ही अपनी आंखें बंद करके बाइक के चलने का एहसास कर सकता था, लेकिन मैं भी अब इस चीज़ को देखने के लिए उत्सुक था कि आखिर किस तरह का पड़ाव हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस आदमी पर पूरा यकीन था कि ये मुझे ज़रूर एक नई ज़िंदगी देगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, अक्सर किसी पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना इंसान के लिए भी कभी कभी बहुत भयानक साबित होता है। चलती हुई तेज बाइक ने अचानक से अपनी रफ्तार में अपने आप गिरावट लाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी जानबूझकर बाइक को स्लो कर रहा है, लेकिन उस आदमी का रिएक्शन देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो भी थोड़ा हैरान हो गया था। तभी उस आदमी ने बोला, अब मैं बाइक को नहीं चला पाऊंगा, जितना जल्दी हो सके इस बाइक से उतरकर पैदल भागने की कोशिश करो, और हाँ, मेरी चिंता मत करना। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी को अकेला उस जगह पर छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। अगर मैं आगे जाकर किसी भी भयानक मुसीबत में फंस जाता तो वही मेरी मदद कर सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी से बोला, नहीं भाई साहब, आपका मेरा साथ होना बहुत ज़रूरी है। मगर वो आदमी मेरी बात नहीं मान रहा था और बार बार मैंने उसके सामने यही जवाब जारी रखा कि मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और आखिर में उसने जो मेरे साथ किया वो किसी अजीब रहस्य से कम नहीं था। फिर अचानक से उस आदमी ने अपने पूरे शरीर का रंग रूप बदलना शुरू कर दिया। अब उसका शरीर पहले से काफ़ी ज़्यादा भयानक बन गया था और उसके बदलते हुए शरीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसका शरीर पूरी तरह से बदलकर किसी भेड़िए की तरह बन जाएगा। पता नहीं क्यों डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं और आखिर यह आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता कि उसने फिर एक बार से बोला, देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। अब ये सुनते ही मैंने सर पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैं उस रोड के ऊपर किसी पागल कुत्ते की तरफ भागे जा रहा था। आसपास में मुझे बहुत ही भयानक से सूखे पेड़ के पत्ते दिखाई पड़ रहे थे। अब ये रास्ता मुझे आज के दिन और दिनों से कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर भागते भागते आज मैं अपना दम तोड़ दूंगा। लेकिन मैंने भी अपनी हिम्मत बनाए रखी और किसी तरह से उस भयंकर से दिखने वाले रास्ते पर लगातार भागता ही रहा। भागते भागते अब मेरी सांसें भी लगातार जवाब देने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए मुझे किस तरह की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आसपास में मुझे ऐसा कोई भी नज़ारा दिख ही नहीं रहा था जहां पर बैठकर मैं थोड़ी देर के लिए भी इंतज़ार कर सकूं। ऊपर से मुझे यही डर था कि अगर मैंने यहाँ से भागना छोड़ा तो ना जाने कौन सी ताकत मुझे मौत के घाट उतारने के लिए तरस रही होगी। दोस्तों, आसान शब्दों में बोला जाए तो मेरे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती थी और ऐसी हालत में मैंने एक बार के लिए अपने पीछे पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे का नज़ारा भी एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था। दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस भयंकर और अजीब से सन्नाटे के बीच में मैं अपने कदमों की रफ्तार को वैसे की वैसे ही बनाए हुए था। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही भयंकर गर्मी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ कदम भी आगे नहीं भाग पाया और वहीं सड़क पर एकदम से नीचे गिर पड़ा। पर मैं इतनी ज़ोर से गिरा था कि मेरा सर बहुत ज़ोर से सड़क पर टकरा गया और फिर मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मुझे इधर उधर दूर दूर तक केवल और केवल खाली पड़ी सड़क ही दिखाई पड़ रही थी। पर अब तक सुबह भी हो चुकी थी और जब मैंने ठीक से एहसास किया तो मैं बीच मझधार में था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तक मैं अपनी जान बचाने में सक्षम रहा था और उसके बाद मैं सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंचा। फिर घर पहुंचकर भी मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बता दी, लेकिन तब तक वो सारी घटनाएं मेरा पीछा छोड़ चुकी थी
और उसके बाद मैंने कभी भी इस तरह की डरावनी घटना का एहसास नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।